आज की वीडियो में हम गेहूं में कल्ले बढ़ाने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आप सभी को बताने वाले हैं। अगर आपकी गेहूं में ज़्यादा कल्ले नहीं आते हैं, अगर आप चाहते हैं गेहूं में ज़्यादा कल्ले आ सकें, ज़्यादा फुटाव हो, अच्छी हरियाली रहे, अच्छा विकास हो, जिससे आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिल सके, तो आज की वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक SRJ खेती चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ सावधानियां बताएंगे, उसके बाद में बताएंगे कि कौन सी चीज़ें आपको छिड़काव यानी स्प्रे करनी है, कौन सी चीज़ें आपको मिट्टी में देनी चाहिए। किसान साथियों, मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँ, गेहूं में जो कल्ले बढ़ाने का जो एक तरीका होता है, एक समय होता है, वो मान के चलिए 20 दिन से लेकर 50 दिन के अंदर ही होता है। तो 20 दिन से 50 दिन के अंदर आप जो भी करते हैं उसका सीधा सीधा असर आपके कल्ले के विकास पे होता है। तो इस अवस्था में कुछ सावधानियाँ भी आपको बरतनी होती है। सबसे पहली सावधानी सिंचाई के ऊपर बरतनी चाहिए। सिंचाई यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मत भरिएगा। पहली सिंचाई तो आपको पता ही होगा 21 से 25 दिन के बीच में की जाती है। उसके बाद में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहिएगा। दूसरी सिंचाई फिर से आपको 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद करनी चाहिए। तो यहाँ पे अपने सिंचाई की व्यवस्था आपको इस हिसाब से सेट करनी है कि अगर मिट्टी में नमी नहीं है तभी सिंचाई करनी है, अगर नमी है तो आपको पानी नहीं लगाना है। समय के हिसाब से आपको चलना है। ऐसा नहीं कि हम बोले कि 20 दिन के बाद सिंचाई कर दीजिए। हो सकता है आपके खेत में नमी पर्याप्त हो, आपको सिंचाई की ना आवश्यकता हो, तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा। नमी की आवश्यकता अगर ज़्यादा मात्रा में अगर पानी भी हो जाएगा तो भी आपकी फसल पे उसका विपरीत असर पड़ेगा। तो सिंचाई पे थोड़ा सा सावधानी आपको बरतना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि पहली सिंचाई पे हमें क्या ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहली सिंचाई के बाद जो हम चीज़ें करते हैं उसका सीधा सीधा असर आपके कल्ले के विकास पे आता है। तो अगर आप गेहूँ की पहली सिंचाई करने वाले हैं या कर चुके हैं तो कुछ खादों का इस्तेमाल पहली सिंचाई के बाद अगर आप करते हैं तो बढ़िया लाभ यहाँ पे किसान भाइयों आपको देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम कुछ खादें बताएंगे जिसका हम इस्तेमाल मिट्टी में करते हैं। उसके बाद में ज़बरदस्त तरीका बताएंगे जिसके द्वारा आप गेहूं में कल्ले बढ़ा पाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मिट्टी में हमें कौन सी खादें पहली सिंचाई के बाद देनी चाहिए। तो यहाँ पर हम 3 से लेकर 4 खादें आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको डालना है यूरिया। बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के कभी भी आप गेहूँ में अच्छी और ज़्यादा पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर पहली सिंचाई के बाद लगभग आपको 40 किलोग्राम यूरिया खाद का प्रयोग गेहूं की फसल में आपको करना होता है। सिंचाई के बाद ही आपको यूरिया डालनी चाहिए। तो आप मान के चलिए 25 दिन, 30 दिन या अधिकतम 35 दिन तक यूरिया की आपको मात्रा डाल देनी है। इसके साथ में किसान साथियों आपको उपयोग करना है सल्फर। जो यहाँ पे सल्फर आता है 90% वाला, तो इसकी आपको लगभग 3 से लेकर 4 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। सल्फर डालने से बढ़िया फायदा मिलेगा। सल्फर से पत्तों में हरापन आता है। आपके प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने की जो प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सही ढंग से होती है। नाइट्रोजन की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। नाइट्रोजन काफ़ी अच्छी मात्रा में आपके पौधे उठा पाते हैं, भोजन के रूप में ले पाते हैं। इसके साथ साथ मिट्टी के pH वैल्यू को भी कम करता है। जिस किसान भाई की मिट्टी में pH वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो हमारी मिट्टी में जो तत्व होते हैं वो हमारे पौधे को नहीं मिल पाते हैं। ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं जो नहीं मिल पाते हैं। तो अगर आपका pH लेवल अच्छा रहता है तो सारे तत्व आसानी से मिलने लगते हैं। तो pH वैल्यू को कम करने के लिए, मिट्टी के अच्छे सुधार के लिए, आपकी फसल में हरियाली पाने के लिए सल्फर का इस्तेमाल किसान भाइयों अवश्य करिएगा। सल्फर के इस्तेमाल से भी कल्लों की संख्या में निश्चित ही आपको वृद्धि दिखाई दे जाएगी। तो हमने 2 चीज़ें आपको बताई। पहला हमने बताया किसान साथियों आपको डालना है यूरिया 40 किलोग्राम। दूसरा यहाँ पर आपको डालना है जो सल्फर आता है, सल्फर आपको डालना है 3 से 4 किलोग्राम 80 या 90% वाला। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे किसान भाइयों आपको यूज करनी है सागरिका, जो आती है दानेदार। सागरिका दानेदार का इस्तेमाल करेंगे बढ़िया लाभ दिखाई दे जाएगा। तो सागरिका जो 2 तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो इसका इस्तेमाल आपको पहले पानी के बाद करना होता है। वैसे इसका इस्तेमाल 2 बार करना होता है, पहली बार बुआई के समय, दोबारा से पहले पानी के बाद। तो दोनों बार आपको 10-10 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। यानी चाहे सागरिका Z++ हो, चाहे हो सागरिका गोल्ड, आपको 10 किलोग्राम देना है। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ आपने डाल दी सागरिका। इतनी मात्रा आपको डालनी होती है किसान भाइयों पहले पानी के बाद। आप चाहे तो जिंक का यहाँ पे मिट्टी में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जिंक का मिट्टी में प्रयोग करना आपको नहीं बताएंगे। हम आगे आपको बताएंगे जिंक का छिड़काव करना, स्प्रे करना। जो हम स्प्रे बताने वाले हैं उसमें हमने जिंक को सम्मिलित किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे जिंक का प्रयोग आपको नहीं बताया हुआ है। तो ये 3 खादें आपको डालनी है पहले पानी के बाद। यूरिया डालना है, साथ में किसान साथियों आपको डालना है सल्फर, साथ में डालना है आपको सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम।
तो इतना डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद में हम एक स्प्रे यानी एक छिड़काव करने वाले हैं। इसके छिड़काव से काफ़ी बढ़िया लाभ दिखाई दे जाएगा। अगर आपकी मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी है, अगर आपके पौधे में अच्छे से कल्ले नहीं आते हैं, आपके पौधे में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनता है वो सही से नहीं होता है, तो यहाँ पे ये स्प्रे आपका काफ़ी काम करने वाला है। तो चलिए उसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा सबसे पहले जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट किसान साथियों 3 तरह से आते हैं। यहाँ पे हम छिड़काव की बात कर रहे हैं तो स्प्रे के रूप में आप 3 तरह से जिंक का इस्तेमाल करते हैं। पहला आता है 33% वाला जिंक, दूसरा आता है 21% वाला जिंक, और एक तीसरा जिंक भी आता है जो आता है 12% में, जिसको हम एडिटिया जिंक बोलते हैं, चिलेटेड जिंक बोलते हैं। तो अगर आपको 33% वाला जिंक अगर आप यूज़ करते हैं तो इसकी आपको यहाँ पे 750 ग्राम मात्रा लेनी है। 33% वाले जिंक की 750 ग्राम मात्रा लेनी है। या फिर अगर आप 21% वाले जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी आपको लगभग 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर आप इसका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर आप 12% वाले जिंक का इस्तेमाल करते हैं जो एडिटिया जिंक आता है, चिलेटेड जिंक, तो इसकी किसान भाइयों आपको लगभग 125 से 150 ग्राम मात्रा यूज़ करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। तीनों में से किसी एक जिंक का इस्तेमाल आपको करना है। 33% वाला 750 ग्राम, 21% वाला 1 किलोग्राम और 12% वाला अगर आप डालते हैं तो इसकी आपको 125 से 150 ग्राम तक मात्रा किसान साथी डाल सकते हैं। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। तो पहली चीज़ आपने ले ली जिंक सल्फेट। दूसरी चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो आता है आसानी से आपको जो दुकानें होती हैं बीज भंडार वाली वहाँ पे मिल जाएगा। तो फेरस सल्फेट जो आता है 19% वाला, तो 19% वाले फेरस सल्फेट की आपको लगभग 500 ग्राम मात्रा लेनी है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। तो दूसरी चीज़ आपकी होगी फेरस सल्फेट। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। किसान साथियों मैग्नीशियम सल्फेट आपको आसानी से दुकानों पर या फिर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह साइटों पर भी मिल जाता है, तो वहाँ से आप खरीद लीजिएगा। मैग्नीशियम सल्फेट की यहाँ पर आपको लगभग 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। अब हम जानते हैं, ये तो तीसरी चीज़ हो गई मैग्नीशियम सल्फेट। अब चौथे नंबर पर किसान साथियों आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट। जो मैग्नीज सल्फेट आता है इसका इस्तेमाल करना है। मैग्नीज सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट में डिफरेंस होता है। तो आपको मैग्नीज जो सल्फेट आता है इसकी आपको 250 ग्राम मात्रा यूज करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 1 एकड़ में 250 ग्राम मात्रा मैग्नीज सल्फेट की पर्याप्त रहेगी। अब चौथी चीज़ किसान साथियों आपको यूज करना है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा यूज करनी है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान साथियों पर्याप्त होती है। तो 4 चीज़ें हमने ले ली, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और हमने बोरोन ले लिया। अब पाँचवीं चीज़ यहाँ पे किसान साथियों आपको लेना है दानेदार यूरिया। जो यूरिया हम मिट्टी में डालते हैं सफ़ेद वाली, उसी का इस्तेमाल यहाँ पे आपको स्प्रे के रूप में भी करना है। यहाँ पे यूरिया की आपको 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है। 1 किलोग्राम मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होगी। तो यहाँ पे हमने 5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इसका आपको छिड़काव करना है, अपनी खड़ी फसल में इसका आपको स्प्रे करना होता है। इसके इस्तेमाल से काफ़ी बढ़िया लाभ किसान साथियों आपको देखने को मिलने वाला है। अच्छे कल्ले आएंगे, आपके पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी आएगी, पौधे के विकास में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। तो इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। लगभग 30 से 35 दिन या फिर 40 दिन तक आपको इसका इस्तेमाल कर लेना है, तभी आपको अच्छा लाभ इसका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमने 5 चीज़ें बताई है, इसका आप अलग अलग घोल बनाइएगा, उसके बाद में आपको इसका छिड़काव करना चाहिए। यहाँ पे किसान साथियों एक चीज़ आप और डाल सकते हैं इसके साथ में, वो है सागरिका। अगर आप सागरिका दानेदार नहीं डालते हैं यूरिया के साथ में पहले सिंचाई के बाद में, तो उसकी जगह पर आप सागरिका लिक्विड का भी इस्तेमाल इसी 5 खादों के साथ में, यानी जिंक, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, यूरिया और बोरोन के साथ में आपको सागरिका लिक्विड का भी प्रयोग कर देना है। सागरिका लिक्विड की यहाँ पे आपको लगभग 300 से 400 ml मात्रा यूज कर देनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान साथी पर्याप्त रहेगी। तो यहाँ पे आप ये 6 चीज़ें एक साथ में, मतलब अलग अलग घोल बना के आपको एक साथ में टंकी में डाल के छिड़काव कर देना है। बढ़िया लाभ किसान साथियों आपको देखने को मिलने वाला है। ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, अधिक हरियाली आएगी। अब हम यहाँ पे दूसरे पानी की भी बात कर ही लेते हैं किसान साथियों। इसके बाद में हम दूसरा पानी लगाते हैं लगभग 45 दिन या 50 दिन के अंदर, मतलब पहला पानी लगाने के लगभग 20 दिन के बाद दूसरा पानी लगाया जाता है। या फिर अगर आपकी मिट्टी में थोड़ा सा ज़्यादा नमी रहती है तो आप जो समय हो 10-5 दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो पहले पानी के बाद में आपको दूसरे पानी के बाद में किसान साथियों आपको यूरिया डाल देना है फिर से 40 किलोग्राम, ताकि अच्छे से विकास हो सके। और यूरिया की समस्त मात्रा 50 से 55 दिन के अंदर ही आपको प्रयोग कर देना है। इससे ज़्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि शुरुआती विकास जो होता है 50 दिन के अंदर ही जो होना होता है वो हो जाता है, उसके बाद में कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। तो यूरिया का सबसे ज़्यादा काम 45-50 दिन तक ही होता है। तो आपको इसी अवस्था तक यूरिया की संपूर्ण मात्रा, यानी यूरिया हम 3 बार डालते हैं,
पहली बार बुआई के समय दोबारा से पहले पानी पे, तीसरी बार दूसरे पानी पे, तो आपको इसकी समस्त मात्रा डाल देनी है। किसान साथियों यहाँ पे आपको पोटास का भी प्रयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों जो पोटास आता है MOP पोटास, इसका इस्तेमाल लगभग आपको 40 से 45 किलोग्राम अपने गेहूं की संपूर्ण फसल अवधि में करना होता है। इसको आपको 2 बार डालना चाहिए। पहली बार बुआई के समय 20 से 25 किलोग्राम, या फिर मान लीजिए बुआई के समय आप नहीं डाल पाए हैं तो पहले पानी पे भी 20 से 25 किलोग्राम पोटास डाल सकते हैं। उसके बाद में जब आप दूसरा पानी लगाते हैं, जब आप यूरिया डालते हैं 40 kg, तो उसी यूरिया खाद के साथ में फिर से आपको 20 kg जो पोटास है MOP पोटास, इसका इस्तेमाल कर देना है। पोटास से दाने अच्छे आते हैं, बाली अच्छी आती है, आपकी फसलें गिरती नहीं है, तना मजबूत हो जाता है। बिना पोटास के भी आप अच्छा ज़्यादा उत्पादन नहीं ले पाएंगे, बालियाँ लंबी नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं ज़्यादा कल्ले आएंगे और आप निश्चित ही ज़्यादा आप पैदावार बढ़ा पाएंगे। वीडियो पसंद आती है लाइक करें, कोई भी सवाल सुझाव है नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।